दोस्तों, साथियों, नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है। द पाठशाला ऑनलाइन के सबसाक्षी कार्यक्रम में आज हम एक नए विषय के साथ आपसे जुड़े हैं, जो समाज को प्रभावित करता है। एक ऐसा मुद्दा है, वो है राजनीति। किसी भी रूप में व्यक्ति राजनीति से अलग नहीं रह सकता, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। राजनीति व्यक्ति को, समाज को प्रभावित करती है, क्योंकि नीतियां वहीं से बनती हैं, सिद्धांत वहीं से लागू होते हैं, सरकारें राजनीति के आधार पर ही चलती हैं। और लोकतंत्र में ये आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जो वोट का उसको अधिकार है, उसके महत्व को समझे। हम अगर आज़ादी के समय से बात करें और आज तक, भारत में जाति एक सच्चाई है और अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं भारत में, और तमाम तरह के उनके अपने मुद्दे हैं, उनकी अपनी आवश्यकताएं हैं, उनकी अपनी राजनीति है। अगर हम आज के संदर्भ की बात करें तो केंद्र सरकार भी जो जातीय जनगणना करा रही है, उसको अनुमति दे दी है, वो सर्वे काम करना शुरू कर दिया उस संदर्भ में। जब हम उत्तर प्रदेश एनसीआर की बात करते हैं, जो उससे लगे हुए राज्य हैं, वहाँ अलग अलग जातियों की राजनीति का वर्चस्व रहा है। उसी जातियों में अगर हम बात करें गुर्जर समाज की, तो उस रूप से जो हम उसको देखते हैं, जो उसकी बहुलता है, जो अलग अलग यूथ उसके लगातार सक्रिय रहते हैं। लेकिन आज़ादी के समय जहां वो उप मुख्यमंत्री तक के पद पर रहे, और बहुत सारे बड़े नाम ऐसे रहे जिनकी पूरी राजनीति न केवल प्रदेश की बल्कि देश की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती थी। चाहे चौधरी यशपाल सिंह जी हों तितरो वाले, चाहे बाबू नारायण सिंह जी हों, चाहे रामचंद्र विकल जी हों, ऐसे तमाम बड़े नाम जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान रखते थे। और वर्तमान में ऐसा दृश्य कम ही दिखाई देता है। तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए गुर्जर समाज की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, वर्तमान संदर्भ है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर राकेश राणा सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राणा सर एक समाजशास्त्री हैं और एमएमएच कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। उनका समाज के, न केवल गुर्जर समाज बल्कि अलग अलग समाज को लेकर के उनका अध्ययन है। आज की इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में हम गुर्जर समाज से संबंधित जो राजनीतिक परिदृश्य है उस पर बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास हरियाणा और दिल्ली के आसपास जो उनकी बहुलता है गुर्जर समाज की। हालांकि अब अगर हम पूरब की ओर चलें, पीलीभीत और जालौन, वहां तक भी उनकी उपस्थिति है, लेकिन राजनीतिक रूप से वो पहचान वहां नहीं है। पश्चिम में उनकी एक अलग तरह की पहचान है। तो पूर्व के परिदृश्य को, जैसा मैंने पहले कहा कि जो गुर्जर समाज है वो उप मुख्यमंत्री पद तक भी, और ये भी एक सुनने पढ़ने में आता है कि एक समय जब चौधरी चरण सिंह जी और चौधरी रामचंद्र विकल जी साथ साथ राजनीति कर रहे थे, किसान की, पिछड़ों की, दबे कुचलों की, गांव की, तो वहां मुख्यमंत्री के लिए रामचंद्र विकल जी का भी नाम आया और उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह जी मेरे भाई हैं, वो भी किसानों की ही बात करते हैं, तो उनको मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। वहां से और अब के परिदृश्य को आप बताइए, किस तरह से देखते हैं? आपने जो ये पूरी पृष्ठभूमि का जिसका जिक्र किया है, इसका पूरे इस वेस्टर्न यूपी में, एनसीआर में और इसमें इसके पूरे जो सामाजिक समीकरण है, सामाजिक संदर्भ है, उसको भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। आप अगर देश की राजधानी दिल्ली के सेंटर में एक पूरे 200 किलोमीटर के रेडियस को अगर ऐसे नापेंगे, तो इसमें जो राजनीतिक समुदाय हैं, खास तौर से जो एक विशेष आइडेंटिटी वाले राजनीतिक समाज हैं, तो वो दो बहुतायत में हैं, गुर्जर और दूसरे नंबर पर जाट। संख्या के हिसाब से गुर्जर कम नहीं है इस पूरी एनसीआर की बेल्ट में, इस पूरे 200 किलोमीटर के रेडियस में। गुर्जर और जाट राजनीति अपने आप में यहाँ की मुख्य राजनीतिक धारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश एनसीआर में एक रही है। इसके ढेरों उदाहरण हैं। और जो आपने कहा कि गुर्जर राजनीति में ऐसे नामचीन हस्तियां थी, वो उप मुख्यमंत्री तक भी रहे, इसके पीछे भी बेसिकली एक ये कॉम्बिनेशन था, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी किसान जातियों की राजनीति के साथ राजनीति में आए
और वो एक बड़ी संख्या वाली जाति से खुद आते थे और उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े गुर्जर नेताओं के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन स्थापित किया और उन्हें बिल्कुल अपने एक सहोदर की तरह, अपने भाई की तरह अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर लिया। इसका उदाहरण यही है कि रामचंद्र विकल जी उनके लिए सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो गए। कहीं ना कहीं उस पीढ़ी में ये कमिटमेंट थे ना। आज की पीढ़ी में कोई ऐसा उदाहरण मिल सकता है? असंभव है। इसी तरह दूसरा नाम मुजफ्फरनगर से मैं लेता हूँ, चौधरी नारायण सिंह का है। नारायण सिंह जी को भी उनके साथ में उप मुख्यमंत्री हमने सबने देखा यहाँ प्रदेश में। तो ये जो इस पूरे रीजन का एक सामाजिक समीकरण है और दूसरा ये जो उस पीढ़ी के आपस के तारतम्य और कोऑर्डिनेशन थे, ये उसका परिणाम था। लेकिन दुर्भाग्य से इसमें लगातार गिरावट आई है और इन दोनों जातियों के बीच ये पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन मजबूत होने के बजाय इसमें थोड़ा सा विद्वेष पैदा किया है पॉलिटिकल पार्टीज ने भी और थोड़ा कुछ इस तरह के असामाजिक तत्वों ने भी। तो ये दोनों मजबूत समुदाय एक दूसरे के खिलाफ भारत पाकिस्तान की तरह खड़े दिखते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन आपस में उनमें एक इस तरह की मेंटेलिटी और आइडेंटिटी बना दी मीडिया ने और इसने कि गुर्जर राजनीति अव्वल हो गई, जाट राजनीति पीछे हो गई, जाट राजनीति अव्वल हो गई, गुर्जर राजनीति पीछे हो गई। यह उदाहरण से आप रामचंद्र विकल जी का उदाहरण है, नारायण सिंह जी का उदाहरण है। और इतना ही नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आप पिछले आजादी के बाद से और अब 2020-25 तक के भी कुछ इस्टेब्लिश नेताओं के अगर आप स्टडी करोगे उनके राजनीतिक कैरियर को, तो उनमें से 90% गुर्जर्स लीडर का स्टैंड वाया लोकदल रहा। जी, ढेरों उदाहरण है, बड़ाना बंधु है, नागर बंधु है, वीरेंद्र सिंह जी हैं, है ना, और ऐसे तमाम नाम हैं। तो वो एक बहुत एक अच्छा सामाजिक समीकरण था। लेकिन मुख्य राजनीतिक धाराएं इस कॉम्बिनेशन से खतरा मानती है और अधिकांश जो मुख्यमंत्री रहे वो ईस्ट यूपी या मिडिल यूपी के रहे और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अलग मुख्यमंत्री काम करने लगेगा। और कई बार चौधरी अजीत सिंह के जमाने में तो ये बात बोली भी जाती थी कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपनी तरह के मुख्यमंत्री हैं, उनका वहाँ एक अलग राज चलता है। तो ये जो पूरा एक कॉम्बिनेशन है, ये जो एक पूरी लाइन थी, इस पर अगर राजनीति और कुछ दिन चली होती तो शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नजरिया भी कुछ और होता। यहाँ जाट राजनीति का गढ़ भी एक अलग तरह का होता और गुर्जर राजनीति भी अपने शीर्ष पर। जी, वर्तमान संदर्भों की हम बात करें तो जैसा मैंने पूर्व में चर्चा की कि एक बड़ा लंबा इतिहास रहा और न केवल प्रदेश में बल्कि देश में अलग अलग राज्यों में भी वो अपनी एक दखल रखते थे। जो वर्तमान जो सिनेरियो है, जो परिदृश्य है गुर्जर राजनीति का, उसे आप कैसे देखते हैं? वर्तमान सिनेरियो सुमित जी जो गुर्जर राजनीति का बना हुआ है, बेसिकली ये आता तो उसी पुरानी पृष्ठभूमि से है जो आज़ादी के बाद गुर्जर राजनीति का पूरा सीन उभरा। उसके कुछ कारण भी थे कि समाज में शिक्षा का उतना विस्तार नहीं था, समाज में उस तरह की विकास की ऐसी बयार नहीं थी जैसी आज है। तो इन सब कारकों का परिणाम ये रहा कि आज़ादी के बाद भी और आज़ादी के दौर में भी और उसके बाद भी लंबे समय तक गुर्जर राजनीति घराना राजनीति की शिकार रही और पूरे इस पूरे क्षेत्र में एनसीआर और वेस्टर्न यूपी में इधर इवन हरियाणा तक भी आप जाएंगे तो कुछ घरानों की गिरफ्त में गुर्जर राजनीति चलती रही। चाहे वो यशपाल सिंह जी हैं, चाहे वो हुकम सिंह जी हैं, चाहे वो नारायण सिंह जी हैं, चाहे वो विकल साहब हैं, चाहे हरियाणा में छोकर फैमिली है ना। तो इस तरह से एक कुछ घरानों की बपोती राजनीति बनती रही और लंबे समय तक समाज में उसी ढर्रे पर
टिकट मिलते रहे, उन्हीं के वंशानुगत तौर से लोग आते रहे, जाते रहे, जीतते रहे। जैसे जैसे समाज में थोड़ा सा प्रोग्रेस हुई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली में हरित क्रांति के प्रभाव 60 के दशक के बाद आने शुरू हुए, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तेज हुई, शिक्षा के कारण बहुत सारा सिनेरियो बदला, तो गुजर राजनीति में भी कुछ बदलाव आने शुरू हुए। जैसे आरक्षण का एक मुद्दा आता है, क्योंकि वो भी राजनीतिक रूप से प्रभावित होता है। जैसे हमने कहा, राजस्थान की हम बात करें तो स्वर्गीय करोड़ी सिंह बैसला ने एक आंदोलन शुरू किया और उससे पूरे देश में जाति के परिप्रेक्ष्य में गुर्जर को समझा गया, और जो जहां पहुंच नहीं थी, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं या दक्षिण भारत के, वहां भी एक समझ बनी गुर्जर जातियों के लिए कि जुझारू जाति। अगर हम उससे बहुत पहले की बात करें तो गुर्जर प्रतिहार एक पूरा इतिहास चला आ रहा है, एक साम्राज्य है, और वो सबसे लंबे समय तक राज करने वालों में से एक साम्राज्य है। हम फिर यहाँ अगर मेरठ की बात करें तो एक बचपन में हम सुनते थे कि प्रधान प्रीतम से महल, नादर की सी दहल, और एक और कहावत थी कि उनके से बैल। यानी कि इस पूरे बेल्ट में गुर्जरों का एक विशेष महत्व था। ये नहीं कहा जा सकता, ये भी इस क्षेत्र के बड़े घराने थे, और ये नहीं कहा जा सकता केवल गुर्जरों का, तो हम चूंकि उस पर फोकस कर रहे हैं, अन्य अन्य जातियां भी अपने आप में महत्वपूर्ण थी, वहां भी उस तरह की चीजें थी, इनके सबके दखल थे। अब अगर हम बात करते हैं तो ये प्रश्न पहली बार हमारे उसमें आता है आज के संदर्भ में, कि जैसा नेतृत्व की आवश्यकता किसी जाति, किसी समाज के लिए होती है, उस तरह का नेतृत्व गुर्जर समाज में नहीं है, उसमें बिखराव है। तो क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा नेतृत्व है? जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें तो सचिन पायलट जी एक बड़ा नेतृत्व है, उनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट जी का नाम, और वो उस लेवल पे मेहनत करते हैं, उस क्षमता में है। क्या अन्य अन्य राज्यों में आपको कुछ इस तरह का दिखाई देता है? अन्य राज्यों में भी उस तरह की कोई मुकम्मल पहचान गुर्जर राजनीति की नहीं है। हालांकि एक दो बड़े नाम महाराष्ट्र की राजनीति में, रक्षा खड़से जी और उनके फादर खड़से, दोहरे साहब, उनसे पहले भी एक दो बड़े नेता। राजस्थान की राजनीति में भी कई ऐसे बड़े नाम, लेकिन कोई उस तरह की पहचान का हमारे पास कोई ऐसा ठोस मानचित्र नहीं बनता है। हालांकि करोड़ी सिंह जी के आंदोलन के साथ एक गुर्जर पहचान और गुर्जर आइडेंटिटी का जो सिनेरियो था वो बदला। उसमें सबसे पहले तो यही, भले वो उसकी कमजोरी ये रही कि वो हिंसक आंदोलन बन गया, और हिंसक आंदोलन के कारण हमारी एक गलत इमेज, एक लठेत वाली इमेज दी गई। लेकिन जब एक हमारी महिलाएं पटरियों पर संघर्ष करती थी, बैठती दिखती थी, और हमारे नौजवान, हमारे वृद्ध सब उस आंदोलन में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकजुट सड़कों पर उतरते दिखे, तो इससे हमारी एक अखिल भारतीय एक पहचान भी बनी। और जब कर्नल साहब बैठकर फर्राटेदार अंग्रेजी में अपना इंटरव्यू देते थे, तो हमारी इमेज और एक पहचान भी दुनिया में, मीडिया में, अखबार में, एक पढ़ी लिखी जमात के बीच हमारी इमेज भी बदली। गंवारों से आगे हम बढ़ पाए। गुर्जर जो है एक कर्नल है, पढ़ा लिखा है, ऐसे फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है, और ये भी कोई जाति है। अभी हमारे जिस आपने इतिहास की बात की, जिस तरह साम्राज्य नीरभोज की बात की, बेसिकली हम अपनी इन सारी पहचानों को इसीलिए नहीं बता पाए लोगों को कि एक तो शिक्षा में थोड़ा सा हमारा हाथ तंग रहा, और दूसरी बात हमारे लीडर्स की कोई उस तरह की अखिल भारतीय पहचान, उस तरह के कमिटमेंट वाली कोई लीडरशिप हमारे पास नहीं रही। हालांकि आज़ादी के समय से ही एक बड़ा नाम हमारे पास विजय सिंह पथिक जी का था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की विरासत हमारे पास थी, है ना। उसके बाद राजेश पायलट जी की एक बड़ी राजनीतिक विरासत के हम वारिस हैं। लेकिन इन तमाम नामों के बावजूद भी हम एक उस तरह की पहचान, दखल और उस तरह का एक इस्टेब्लिशमेंट हम समाज में, राजनीति में नहीं रख पाए जैसा कि होना चाहिए था। इसका एक बड़ा कारण ये भी रहा, जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया था, कि पहले गुर्जर राजनीति घराना राजनीति की शिकार हुई, लेकिन चूंकि जाति पे बात कर रहे हैं तो एक जाति कहावत
कहने से थोड़ा संकोच कर रहा था, लेकिन कह दूं कि गुर्जर राजनीति के साथ कुछ ऐसा हुआ कि धोबियों के से निकली शक्कों के बढ़ गई। एक कहावत है ना कि धोबी के घर से निकली शक्कों में बढ़ गई। तो गुर्जर राजनीति के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो घराना राजनीति से मुक्त हुई तो वो व्यापारियों में घुस गई। अभी जो मौजूदा सिनेरियो है वो गुर्जर राजनीति का वो पेड पॉलिटिक्स का सिनेरियो है कि हमारे कुछ बिजनेसमैन नेता हैं, वो अपना पे करते हैं, टिकट लाते हैं, लड़ते हैं, जीत जाते हैं, समाज का रिप्रेजेंटेशन उन्हें बैठाकर राजनीतिक पार्टियां कर लेती हैं। लोकतंत्र में उस दृष्टि से उसको नेता तो उस रूप में नहीं मान सकते। हम नहीं मान सकते, लेकिन राजनीतिक पार्टियां उन्हें हमारा नेता मानती हैं, लेकिन हम भी मानते ही हैं जी। अब हम कोई ऑप्शन नहीं है कोई हमारे पास में। हम सिर्फ इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन हम भी मानते हैं जैसे भी हैं यही नेता है। इन काम चलाओ नेताओं से ही अभी हम गुर्जर राजनीति को काम चलाना है। अभी गुर्जर राजनीति के पास कोई ऐसा कमिटेड चौधरी चरण सिंह जैसा नेता नहीं, जैसे उसने उनका पूरा सिनेरियो बदल दिया, या और जातियों के पास जो एक ऐसे मजबूत जैसे आप जिक्र के काशीराम जी ने पूरा सिनेरियो बदल दिया, वो बदल दिया। तो उस तरह के कमिटमेंट की लीडरशिप की अभी हमें शायद और वेट करनी है। अभी हमारे बीच और मिडिल क्लास का फॉर्मेशन चल रहा है। अभी नए नौजवान पढ़ लिख कर आ रहे हैं जो अभी नई राजनीति में एंट्री किए हैं, उनके बीच से भी कुछ संभावनाएं हैं क्योंकि वो वाया ट्रेनिंग आए हैं, है ना, राजनीतिक सीख समझ के आए हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं। अभी देखो, है ना, ये जो पूरा परिदृश्य है किस रूप में शेप लेता है। मेरठ यूनिवर्सिटी ने इस दिशा में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, कई युवा नेताओं को पैदा किया आपने हमने देखा है, लेकिन इनका भविष्य भी गर्भ में है। अभी देखते हैं कि वो क्या उसी रेफरेंस में जो बात कर रहे थे घरानों वाली बातें करें, लेकिन मुझे अभी याद आ रहा है कि बाबू हुकम सिंह जी एक बड़ा नाम गुर्जर राजनीति का है, लेकिन वो चीज आगे नहीं बढ़ पाई। वो उनके साथ ही एक तरह से मेरे इतनी समझ है कि वो शायद समाप्त उस लेवल पे हो गई है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो इसीलिए नहीं बढ़ पाई, जैसे घराना राजनीति के अपने संकट थे, ऐसे ही वो क्योंकि वो अपने बेटों बेटियों के आगे बढ़कर समाज में कोई सेकंड लाइन की लीडरशिप खड़ी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहे हैं हमारे इन तमाम नेताओं के। इनके बड़े नेता हैं, बड़े नाम है, बड़ा सम्मान है इनका, लेकिन इस बात को कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि इन लोगों ने समाज में कोई नेतृत्व पैदा नहीं किया है। नेतागिरी तो की है इन्होंने, और सफल नेतागिरी की है, सफल राजनीति की है। इनकी पहचान है पार्टियों में, इनके मतलब एक धाक थी इनकी। हुकम सिंह जी का अपना एक एरा था और उनका अपना कहा जाए तो उन्हें एक कुशल तिगड़मी राजनीतिज्ञ के रूप में भी देखा जाता था। लेकिन शायद चाहे वो और बड़े नाम हैं, ये अपने आगे के अलावा कोई समाज में कोई धारा या नई पीढ़ी उस तरह से नहीं कर पाए। क्या नेतृत्व न होने की वजह से ही जो आंदोलन चला राजस्थान में, और वो उस मुकाम पर आज तक भी नहीं पहुंचा है जिस पर उसे पहुंचना चाहिए था? जो आरक्षण उन्हें मिला वो भी अब दोबारा से उसका आधा अधूरा है। तो मुझे लगता है कि ये भी नेतृत्व की कमजोरी ही है। एग्जैक्टली, यू आर राइट। बेसिकली जो उसकी लीडरशिप कर रहे थे बैंसला साहब, वो बेसिकली तो फौजी थे ना, वो कोई नेता तो थे नहीं, लीडर तो थे नहीं। तो फौजी मोर्चे पर तो लड़ सकता है, टेबल पर लड़ने का अलग स्किल होता है, उसके अलग हुनर होते हैं, उसके लिए परिपक्व लीडरशिप की जरूरत होती है। और उसका पूरा उस आंदोलन के मैं उसे कवर करने भी गया था और मैंने उसका डॉक्यूमेंटेशन भी किया उस आंदोलन का। उसमें इस चीज का घोर अभाव, उस तरह की अगर उस तरह की एक परिपक्व राजनीतिक नेतृत्व का वहां सहयोग होता तो इस तरह से 84 लोगों की डेथ थोड़ी होती। आंदोलन, ऐसे बड़े आंदोलनों के पीछे तो लीडरशिप को बड़े लेवल पर मैनेजमेंट करना होता है ना, नेतृत्व को सूचना देनी होती है ना, सत्ता के साथ लगातार संवाद करना होता है ना। उसका अभाव था वहां, उसका अभाव था। कोई ऐसी स्थिति ना क्रिएट हो जाए, है ना, उसे हिंसक होने से बचाया जाता है
महीनों पहले से उसकी तैयारियां होती है, उसकी शुरुआत कैसे करनी है, उसका एंड कैसे करना है, यहाँ तक की प्लानिंग लीडरशिप कर लेती है। लेकिन अगर लीडर नहीं है तो फिर कोई प्लानिंग नहीं है, फिर झुंड है, फिर भीड़ है। तुम भारत के इतिहास में आजाद भारत की हम बात करें तो ये सबसे बड़े आंदोलनों में से एक था, और इस इतनी जनहानि कहीं किसी आंदोलन में नहीं हुई है, जबकि इससे बड़े बड़े आंदोलन या इससे बड़े उस संदर्भ में कि उन्हें लाभ जो उनकी थी हासिल कर लिए और कोई क्षति नहीं हुई है। ये भी एक नेतृत्व का ही अभाव है वहां। और दूसरा जातियों का मैंने कहा, तो आपकी बातों से मुझे जो निष्कर्ष इसका एक और भी कारण है जो मैं इसमें जोड़िए। बेसिकली हर कम्युनिटी का और हर जातीय समूह का अपना एक टेम्पर होता है ना। जाट का अलग है, गुर्जर का अलग है, ब्राह्मण का अलग है, बनिए का अलग है ना। किसी और तीसरे वो जातीय संस्कार जिसको कह सकते हैं। यस यस। गुर्जर का जो टेम्पर है बेसिकली ट्राइबल टेम्पर है ना। वो एकदम बहुत कमिटेड और बिल्कुल ईमानदारी के साथ, और उसका पूरा इतिहास देख लो आप, है ना। वो इधर उधर आप हमारा आंदोलन इतना हिंसक आंदोलन रहा, लेकिन कोई घटिया स्तर की हरकत हमारे आंदोलन में नहीं। लेकिन और जिन आंदोलनों का मैं जिक्र नहीं करना चाहता, उनकी आप रिपोर्ट पढ़िए जाकर, जो प्रशासन की रिपोर्ट्स हैं, वो बताएंगे कि उन आंदोलनों में क्या क्या घटित हुआ। उन आंदोलनों में चोरियां हुई, डकैतियां हुई, रेप हुए, लेकिन आपके आंदोलन में इस तरह का कोई बदनुमा दाग नहीं ऐसे मिलती। और वो देश का इतना बड़ा कोई आंदोलन, इतना हिंसक आंदोलन और इतना विस्तारित आंदोलन कोई नहीं हुआ, आजाद भारत का नहीं है। तो बेसिकली टेम्पर होता है सबका। तो मैं इस बात पर गर्व करता हूँ कि हमारी कम्युनिटी का एक अलग टेम्पर है और हम अलग ढंग से चीजों को लेकर चलते हैं। नुकसान हुए हैं उसकी भरपाई एक अलग पहलू है, कोई मतलब कोई सूरत नहीं है, उसकी भरपाई किसी रूप में नहीं हो सकती। हम अब चर्चा कर रहे हैं उन शहीदों की, तो हम तो उनको नमन करते हैं, और श्रद्धेय स्वर्गीय करोड़ी सिंह बैसला को भी जिन्होंने इतना किया उनकी अपनी जहाँ तक विजन था, उन्होंने उस संघर्ष को लड़ा और समाज के लिए पहचान दी। समाज के कारण आज अखिल भारतीय स्तर पर हमारी पहचान, और समाज के लिए उन्होंने किया, अपने लिए तो पर्याप्त है। कुछ कर्नल थे उनके बच्चे, सब क्या होने चाहिए, बहुत समाज के लिए व्यक्ति कुछ काम करता है। सार रूप में हमें ये लगता है चर्चा करने के बाद कि न केवल हम किसी जाति गुर्जर की बात करें, जाट हो या ठाकुर हो या बनिए हो, ब्राह्मण हो, कुर्मी हो, सैनी हो, जिसके पास नेतृत्व है लोकतंत्र में, वही जातियां सक्षम है, वही आगे प्रोग्रेस करेंगी। हम किसी जाति का नाम नहीं लेना चाहते, नहीं, समूह के हिसाब से बहुत छोटी छोटी जातियां इसी उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, एक एक दो विधायक के साथ। तो वो चूंकि उनके पास नेतृत्व है, एक विजन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने इस पर विस्तार से चर्चा की। तो दोस्तों, साथियों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली किसी अन्य जानकारी के साथ में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।